गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे अतीत में दबे पाँव, जिसके अंतर्गत हम देख रहे थे कि ओम थानवी ने किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का विवरण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। वह सिंधु घाटी सभ्यता जिसने हमें मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकक्ष ला करके खड़ा कर दिया है। वह सभ्यता जिसमें हमें बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भांडे, मुहरे, साजो सामान और खिलौने आदि मिले हैं। परंतु वर्तमान में जो सभ्यता रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ चुकी है, लेखक ने बताया कि मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र भी रहा होगा, यानी एक तरह से उसे राजधानी माना जाता है, जो 200 हेक्टेयर से क्षेत्र में फैला हुआ था। उस जमाने में उसकी आबादी का अनुमान लगा करके लेखक बता रहा है कि उस जमाने में उसकी आबादी 85,000 थी। 5,000 साल पहले का ये नगर आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। परंतु मूल बात जो बताई वो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, मैदान की संस्कृति थी। जो मोहनजोदड़ो तो छोटे मोटे टीलों पर आबाद थी, ये टीले प्राकृतिक नहीं थे। कच्ची और पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था ताकि सिंधु का पानी बाहर पसरे, उससे ये बच सके। वहाँ पर जो सबसे ऊंचा चबूतरा है वो बौद्ध स्तूप है, जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना है। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 2600 साल पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया था। 1922 में जब राखालदास बनर्जी यहाँ पर आए तब वे इस स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे, परंतु उन्हें इस बात का इल्हाम हुआ, अर्थात अनुभूति हुई कि यहाँ पर ईसा पूर्व के निशान भी प्राप्त हो सकते हैं। तत्पश्चात उन्होंने जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू किया और धीरे धीरे ये खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की डेहरी पर ले गई और इसी खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया यानी इराक की जो प्राचीन सभ्यता हैं उनके समकक्ष ला करके खड़ा किया। यहाँ तक अपना हो चुका था। तत्पश्चात देखिए पेज नंबर 38। मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी। सारे आलम अर्थात वातावरण को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता था। यहाँ पर रेत के टीले नहीं हैं, परंतु खेतों का हरापन आज भी यहाँ पर दिखाई देता है। मगर बाकी वही खुला आकाश, वही सूना परिवेश, धूल बबूल और ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी। मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है, यानी अलग है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप चौंधियाती है। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में जरूरी पुर्जे अगर नहीं घुमाएं तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़े हुए हों। यहाँ तक अपना हो चुका था। तत्पश्चात देखिए, पर इससे एक फ़ायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नज़रें दोबारा फिरानी पड़ती। इस तरह बार बार निहारें तो दृश्य जेहन में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताज़ा करने की ज़रूरत कभी ना पड़े, क्योंकि अपनी आंखों से देखने के बाद वो दृश्य हमेशा के लिए मन में बस जाते हैं। इसलिए उनको याद करने के लिए बार बार तस्वीर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। 4 दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता के केंद्र अवस्थित होते थे। मतलब 4 दीवारी बनती थी, जैसे आप देखो जयपुर परकोटे में बसा हुआ है, 4 दीवारी में बसा हुआ है। तो 4 दीवारी के भीतर ऐसे ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, मतलब जहाँ से उस नगर की सत्ता को संचालित किया जाता था, चाहे वह राज सत्ता हो या धर्म सत्ता। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि चाहे वो राजा के अधीन रहने वाली सत्ता हो या धर्म के अधीन रहने वाली सत्ता हो। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या ये रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया? अर्थात आज जो बसावट है
कि सत्ता के केंद्र के आसपास बस्तियां नहीं देखने को मिलती, वो दूर देखने को मिलती है। क्या ये स्थिति भी हमें मोहनजोदड़ो ने सिखाई? क्या ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता का प्रदान किया गया एक स्वरूप था जिसे हम आज भी निभाते चले आ रहे हैं? सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में हैं। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार है। अंडरलाइन करना इनको कि जिस जगह की ये बात कर रहे हैं वो प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पीछे अर्थात पश्चिम दिशा में। अब पश्चिम में क्या क्या है वहाँ पर देखिए, प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार। कोठार जहाँ पर अनाज का स्टोर किया जाता है, अनाज का भंडार संरक्षित किया जाता है। वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी है जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना जाता है। अंडरलाइन करना इनको। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बचा रह सका है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जितनी खुदाई में इमारतें वगैरह प्राप्त हुई है उनमें वो कुंड ही एक ऐसी संरचना है जो आज भी अपने मूल स्वरूप को बचाकर रख सका है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई है कि कल्पना और बरामद चीज़ों के जोर से उनके उपयोग का केवल अंदाजा भर लगाया जा सकता है। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। मतलब नगर नियोजन यानी नगर की प्लानिंग, तो मोहनजोदड़ो में जो नगर की प्लानिंग की गई थी वो सबसे अद्भुत मिसाल के रूप में हमें प्राप्त होता है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए ही भांप सकते हैं। मतलब जब आप बड़े चबूतरे पर पहुंचोगे तो आप नीचे की तरफ देखो तो आपको शहर का जो स्ट्रक्चर है, शहर की जो संरचना है उससे पता पड़ेगा कि किस प्रकार सुंदर तरीके से शहरों का निर्माण उस जमाने में हुआ होगा। इमारतें भले ही खंडहरों में बदल चुकी हों मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडहर काफ़ी हैं। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी हैं। आज वास्तुकार इसे क्या कहते हैं? ग्रिड प्लान कहते हैं। अंडरलाइन करना। आज वास्तव में ग्रिड प्लान के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो हिंदुस्तान में चंडीगढ़ और पाकिस्तान में इस्लामाबाद, इन दो के अलावा कोई शहर ग्रिड प्लान के मुताबिक बसे हुए हमें नज़र नहीं आते। जैसे जयपुर का जो संरचना बनाई थी वो विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा 1727 में बनाई गई थी। तो आप देखिए जयपुर कितना खूबसूरती को धारण करने वाला शहर है। तो ये सब चीज़ें हमें किसने प्रदान की? मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता ने ही हमें प्रदान की है कि यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी हैं। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज के सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है। मतलब आड़े टेढ़े प्लाट काट दिए जाते हैं और उनमें बसावट हो जाती है तो वो उस बस्ती की सुंदरता को नष्ट कर देती है, परंतु उस सभ्यता में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन वह जो आड़ी टेढ़ी संरचना है वह रहन सहन को क्या कर देती है? नीरस बना देती है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज़्यादा हाथ लगती है। अराजकता यानी अव्यवस्थित स्थितियाँ। ब्रासीलिया, अंडरलाइन करना, ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं। मतलब जहाँ पर कहीं भी नगर व्यवस्था की बात होती है तो सबसे पहले उदाहरण के रूप में किसको लिया जाता है? चंडीगढ़, इस्लामाबाद या ब्रासीलिया को लिया जाता है। लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। मतलब शहर कैसे विकास को प्राप्त हुआ इस बात पर शंका उठाते हैं। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता, आप देखिए उसे पढ़ी लिखी सभ्यता बताया गया क्योंकि अनपढ़ों की सभ्यता ऐसे विकसित नहीं मिल सकती, इसलिए क्या कहा? साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी। अब पढ़े लिखे लोग हैं तो अच्छे समाज की स्थापना भी वहाँ पर होती है। लेकिन उनमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी कि क्या वो नगर नियोजन जानते थे? क्या वो वास्तुशिल्प वास्तुकला के बारे में जानते थे? आज भी आप देखते हो कि आज वर्तमान में कोई भी नया मकान बना रहा होता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? इंजीनियर से या आर्किटेक्चर से या नक्शा नवीस से नक्शा बनवा कर लाता है और उसे उस नक्शे को वास्तु सम्मत रूप देना चाहता है, क्योंकि वास्तु का भारतीय जीवन में
भारतीय ज्योतिष क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कहते हैं कि वास्तु के अनुसार अगर नक्शा निर्मित नहीं है तो उस मकान में रहने वाले या उस भवन में रहने वाले लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे का आवश्यक बता रहे हैं। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ है और उसके ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। मतलब देखो, निम्न वर्ग की बस्ती अलग है, उच्च वर्ग की बस्ती अलग है, गढ़ अलग है। तो देखिए, स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ है और गढ़ के ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। मतलब बिल्कुल नदी के समीप भी नहीं बसाया, नदी से इतनी दूर बसाया कि अगर मान लो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए, उसका बहाव क्षेत्र बढ़ जाए, तो कम से कम रहने वाले लोगों को और मकानों को नुकसान ना हो। पूरब में अवस्थित इस बस्ती से जब दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडहर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वह कामगारों की बस्ती है। कामगार यानी ये कारीगर, बेलदार, मजदूर जो होते हैं, श्रमिक वर्ग जिसे कहा जा सकता है इतर वर्ग की बस्ती है। संपन्न समाज के वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतने मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5000 साल टिक सके। इसलिए हो सकता है कि निम्न वर्ग की बस्ती वहाँ से मिट गई हो, क्योंकि इतना लंबा समय निकालना कच्चे सामानों से बने हुए मकानों के लिए संभव नहीं था। उनकी बस्तियाँ और दूर रही होंगी। यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से की खुदाई ही हो पाई है। अब वह भी बंद हो चुकी है, क्योंकि सरकारी तंत्र निष्क्रिय हो चुका है, पैसा पास नहीं होता और कार्य को रोक दिया जाता है। हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड, वो कुंड का स्ट्रक्चर जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है उसके बारे में बता रहा। आप देखिए, अंडरलाइन करना है। ये कुंड का स्ट्रक्चर आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरें। मतलब विहार वो स्थान होता है जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं, बौद्ध धर्म के मतावलंबी रहते हैं, उनको कहा जाता है विहार। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है, इसके आगे महाकुंड बना हुआ है। पता नहीं सायास है या संयोग है कि धरोहर के प्रबंधकों ने, मतलब धरोहर को संरक्षित करने वाले लोगों ने उस गली का नाम क्या रख रखा है? देव मार्ग, यानी डिविनिटी स्ट्रीट रखा है। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। ये उसका निर्माण देखिए, 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है और गहराई उसकी 7 फुट है। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती है। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पंक्ति में 8 स्नान घर बने हुए हैं। इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। ये जो अच्छी वास्तुकला है उसका ये एक नमूना है। इस कुंड में खास बात है पक्की ईंटों का जमाव। कुंड का पानी रिस ना सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में ना आए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच, मतलब कुंड का जो लेवल है, तल है, उसमें और दीवारों के बीच, ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। पार्श्व की दीवारों के साथ, पार्श्व यानी पीछे की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग किया गया है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है। ये दोहरे घेरे वाला यह अकेला कुआं है, मतलब उसका एक ही स्ट्रक्चर नहीं है, उसका जो घेरे हैं वो डबल हैं। क्यों हैं वो देखिए आप। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है कि इससे क्या होगा, गंदगी कुंड के अंदर नहीं जाएगी। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। इसकी खासियत ये है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी है और ईंटों से ढकी हुई है। ये देखिए, ये नालियों का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप देखिए किस तरह से कुंड का पानी इनसे निकल करके बाहर जाता होगा। पक्की और आकार में समरूप यानी एक समान रूप को धारण करने वाली धूसर ईंटें, मतलब मटमैले कलर की, तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष पहचान मानी ही गई है। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार
जोर देकर करते हैं। पानी निकासी का ऐसा व्यवस्थित सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में हमें कहीं पर भी नहीं मिलता। अब बात करते हैं महाकुंड के स्ट्रक्चर को छोड़कर आगे। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है, कोठार जहाँ पर अनाज को संरक्षित किया जाता था। जो टैक्स के रूप में अनाज हासिल होता था उसको वहाँ पर इकट्ठा किया जाता था। उसमें भी अलग अलग चबूतरे बने हुए हैं जिनके ऊपर रखा जाता था ताकि पानी से वो अनाज कभी खराब ना हो। तो क्या कहा है देखिए, कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों, वो चौकियाँ जिनके ऊपर वो अनाज के बोरियाँ रखी जाती थी, कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया गया, कयास यानी अनुमान, कि यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का, जिनके प्रयोग के हमें प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। अब यह जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापारी नहीं बल्कि उन्नत खेती भी होती थी। बरसों ये माना जाता रहा है कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, क्योंकि इससे पूर्व हमें प्रमाण नहीं मिला कि वो अन्न पैदा करते थे या नहीं करते थे। लेकिन इन कोठारों को देखकर, बैलगाड़ियों के साक्ष्य प्राप्त होने के बाद यह अनुमान हो चुका है कि वहाँ पर अन्न की खेती भी होती थी और उसका आयात भी करते थे। आयात जो बाहर से मंगाया जाता है, निर्यात जो बाहर भेजा जाता है। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित कर दिया है, यानी कि ये जो ख्याल है ये बिल्कुल बेमूल है, इसका कोई मतलब नहीं है। बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी, मतलब खेती पर और पशुओं के पालन पर ही जीवन जीने वाली सभ्यता थी। अब लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। पत्थर सिंध में ही था, तांबे की खानें राजस्थान में थी। आप देख लीजिए उस समय भी लोहा और तांबा मौजूद था। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। चकमक पत्थर का नाम होता है जिससे आग जलाई जाती है। चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। अंडरलाइन करना, फसलों के बारे में पूछा जाएगा तो आपको बताना, जैसे कपास, गेहूँ, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। वह सभ्यता का तरयुग था, तरयुग जहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं थी, जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया या सूखे में बदल गया। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती है। रागी गेहूँ की एक किस्म होती है। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे। झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। अंडरलाइन करना है आपको ये सब चीज़ें। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं और उन्हें परखा भी गया है। कपास के बीज तो नहीं, पर सूती कपड़ा मिला है। अब जब सूती कपड़ा मिला है तो निश्चित रूप से कपास पैदा होती होगी, क्योंकि बिना कपास के सूती कपड़ा नहीं बनाया जा सकता। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, जो हमें जॉर्डन में मिला है। जॉर्डन विदेश की सभ्यता संस्कृति है जो हमें प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी, मतलब रंगने के प्रमाण भी हमें वहाँ पर मिले हैं, उसके साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधव स्वरूप वत्स को मिला है। अंडरलाइन करना कि छोटे कारखाने, जो रंगाई का छोटा कारखाना था उसकी खुदाई किसके हाथों से हुई थी? माधव स्वरूप वत्स से। छालटी यानी लिनन का जो कपड़ा होता है, लिनन और ऊन को कहते हैं, ये सुमेर से आयात होते थे। शायद सूत हमारे यहाँ बनता हो और हम उनको निर्यात करते हो, जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग हमें देखने को मिलता है। मतलब मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो को मेलुहा कहा गया है। अब महाकुंड के बाद के स्ट्रक्चर को
लेखक बता रहे हैं हमें ओम थानवी जी कि महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। इसके बीचों बीच खुला हुआ बड़ा दालान है, दालान यानी बरामदा जिसे आप कहते हो। 3 तरफ छोटे बरामदे हैं, इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थी ताकि ज्ञानी लोग, बुद्धिजीवी लोग या साधु संत लोग वहाँ पर रह सके और उन अनुष्ठानों में फटाफट आ सके। उस नज़रिए से इसे अंडरलाइन करो, कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स माना जाता है, मतलब धर्मगुरुओं का कॉलेज या धर्मगुरुओं का केंद्र माना जा सकता है उन ज्ञानशालाओं को। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है, भग्न यानी खंडित इमारत है। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल बना हुआ है। अनुमान है कि उस जमाने में राज्य का सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा जहाँ से यहाँ की सत्ता संचालित होती थी। तो वो सचिवालय भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है, वो सभा भवन या सामुदायिक केंद्र भी हमें प्राप्त हुआ है। गढ़ की 4 दीवारी लांघकर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी हुई है, इसलिए इन्हें नीचा नगर कह करके भी पुकारा जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार भले ही घट गया है, कहीं कहीं वे फिर ज़मीन से जा मिले हैं और बस्ती के कुएं, जो वहाँ पर कुएं हमें प्राप्त हुए हैं, बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल गए। ऐसा क्यों लगा कि जैसे टीला था, अब कुएं के चारों तरफ से टीला हट गया तो अब वो कुएं की जो दीवारें हैं वो ऊपर निकल जाती है, तो ऐसा लगता है मानो मीनारों के शक्ल में वो कुएं धरती से बाहर निकल आए हैं। धन्यवाद। बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।